Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing great. Dear students, as you know, tomorrow we are going to conduct one more examination practice test. As you know, before you appear into this practice test, I will give you the brief introduction about our paper pattern in which you have to appear tomorrow. जैसा कि आप जानते हो, as the physics part is concerned, the topic is which we have already discussed with you regarding, that is basically the part of the vectors and units and dimensions and mathematical tools differentiation only. So dear students, किस तरह के क्वेश्चंस आपको कल करने को मिलेंगे, जैसा कि आपको मुझे पता है कि ये जो बेसिकली फिजिक्स का एक डर सा रहता है उसको कम करने के लिए मैं आज इस वाले लेक्चर में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कौन हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैं यहां से एक पहला क्वेश्चन आपका ले रहा हूं। किस तरह का क्वेश्चन होगा, इस तरह का पैटर्न आपको करना बहुत जरूरी है। ये जो हमारे पास पेपर पैटर्न है, इस पेपर पैटर्न में जो पहला क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस मेक्स एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ देम, यानी दो हमारे पास फोर्सेस हैं और वो आपस में 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर मान लो, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है। ये जो है इनका जो रिजल्टेंट है वो ये रिजल्टेंट के साथ, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, उनके साथ जो ये एंगल बना रहा है वो एंगल जो है वो एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एक दूसरे के साथ बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो एंगल होगा वो एंगल जो है, ये वाला एंगल हमारे पास ये 30 डिग्री, ये वाला एंगल जो है ये 60, ये 60 मैं फिर से बनाने की कोशिश करूंगा 60 डिग्री को। तो यहां से मैं इसी चीज को फिर से ले रहा हूं। ये हमारे पास जो ये वाला एंगल है वो 60 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है। ये वाला एंगल मान 60 डिग्री और ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास 30 डिग्री है। ये हमारे पास जो मान लो रिजल्टेंट एफ है और ये जो रिजल्टेंट एफ है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है और हमारे पास वर्टिकल के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है। तो हमें क्या बताना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस आर, यानी ये वाला जो ये रिजल्टेंट एफ जो है इसका 60 डिग्री है और ये हमें बताना है ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड विद मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, यानी मैग्नीट्यूड बताना हमें इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का, और ये वाला एफ जो है ये रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड, इन दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड हमें बताने हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला है जो कोई भी वेक्टर अगर ना तो एक्स डायरेक्शन में होगा और ना तो वाई डायरेक्शन में होगा तो हमें उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। अगर वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है तो हमें उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बार बार समझाया है कश्मीरी में भी कि अगर कहां चीज दो लाश शोध करने खातिर क्या शिदत करो निश्चित पाई वन निशन कहीं जरूरत। तो यहां से मेरे पास जो होगा ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो होगा एफ कॉस, और जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस होता है। ये हमारे पास एफ कॉस 60 होगा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा एफ साइन जो होगा 60 होगा। अब हम इनको करेंगे, एफ तो हमें पता है, एफ हमें दिया गया है, एफ हमारे पास कितना है, हमें 25 न्यूटन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये जो एफ है ये 25 है और हमारे पास जो 25 है और जो हमारा कॉस कंपोनेंट होता और जो कॉस हमारे पास होता है कॉस 60 वो हमारे पास 1/2 होता है। तो यहां से 25 इंटू 1/2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.5 न्यूटन, हमारे पास ये वाला फोर्स आ जाएगा 12.5 न्यूटन। सही है। तो जब ये वाला कंपोनेंट हमारे पास आ गया, इस कंपोनेंट का वैल्यू निकाला तो वो ये हमें 12.5 आ गया। इसी तरह से 5, ये जो f sin 60 होगा ये हमारे पास होगा 25 और जो sin 60 होता है वो होता है √3/2 और ये बनेगा हमारे पास 12.5 √3। इसका मतलब एक जो हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास 12.5 √3 है, ये वाला जो हमारे पास फोर्स है ये 12.5 √3 है और जो हमारे पास दूसरा आ गया वो हमारे पास आ गया 12.5 न्यूटन, यानी जो यहां से होगा वो हमारे पास 12.5 न्यूटन होगा और जो यहां से है वो हमारे पास 12.5 √3 और उन दोनों का जो रिजल्टेंट एफ है वो हमारे पास 25 न्यूटन है।
अब क्या होगा, या तो हमें एंगल चेंज किया जाएगा या तो हमें फोर्स चेंज किया जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये जो दो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है। तो इस तरह के सवाल आपको करने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस पर आप खूब ध्यान देंगे, हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन हमें मिल सकता है। सो ये जो हमारे पास जो इस वाली डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स है, तो 1 न्यूटन, तो आपको पता है ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये 1 न्यूटन जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट के साथ 30 डिग्री बनाता है और जिसके साथ भी ये एंगल होगा वो बनता है, ये यहां से ऊपर से बनेगा 1 cos और साथ में 30, और जिसके साथ नहीं होता है तो ये बनेगा 1 इंटू साइन ऑफ 30, यानी इस 1 न्यूटन फोर्स का जो इस वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो होगा साइन 30, 1 इंटू साइन 30। अब देखिए ये और एक फोर्स जो हमारे पास 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 4 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर, इसका एंगल 60 डिग्री है, तो ये बनेगा 4 cos ऑफ 60, और ये वाला जो है ये बनेगा 4 साइन ऑफ 60, यानी इस वाला ये वाला जो है इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये साइन वाला होगा और ये वाला कंपोनेंट कॉस वाला होगा, क्योंकि यहां 60 डिग्री ये बना रहा है। और साथ साथ में तो यहां से जो ये वाला फोर्स लग रहा है, एक ये वाला फोर्स है और दूसरा ये देखिए 2 न्यूटन भी यहां से लग रहा है, तो इसका मतलब यहां की ओर एंगल नहीं लग रहा है, तो यहां की ओर होगा 2 साइन ऑफ 30। देखिए इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे ऐसे, एक कंपोनेंट ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। अब वाई डायरेक्शन में तो बॉदर ही नहीं करना है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मोशन मुझे खाली हॉरिजॉन्टल पर नेट फोर्स को जीरो करना है। तो ये वाला जो हमारे पास 2 न्यूटन लग रहा है, 2 न्यूटन यहां की ओर लगेगा 2 साइन 30, और 1 न्यूटन का यहां की ओर लगेगा 1 इंटू साइन 30, तो ये यहां की डायरेक्शन हो गया। एक्स एक्सिस पर यहां की ओर लग रहा है 4 cos 60। इसका मतलब जो फोर्सेस अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं उनका जो नेट होना है समेशन एफ ऑफ एक्स, ये जो है हमारे पास होना चाहिए समेशन फोर्स ऑन एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल टू 0, यानी अगर इसको खाली वाई डायरेक्शन में मूव कराना है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन में जो इसका नेट फोर्स है वो हमें 0 के बराबर होना चाहिए। जब 0 हो जाएगा नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन तो डेफिनेटली ये मूव करेगा अलोंग वाई डायरेक्शन ओनली। हमें वो फोर्स निकालना है जिस फोर्स से ये नेट इसका जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना हमें और लगाना है कि इसका जो नेट होगा वो 0 होना चाहिए। अब देखिए पहले हम देखेंगे कि इस वाले डायरेक्शन में यहां की ओर हम डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, यहां की ओर नेगेटिव लेंगे, तो उधर की ओर जो हमारे पास लग रहा है वो लग रहा है 1 इंटू साइन ऑफ 1 इंटू साइन 30 प्लस लगेगा 2 इंटू साइन 30, ये दूसरा हो गया। ये दोनों फोर्सेस कहां है, अलोंग एक्स डायरेक्शन में है, तो ये जो बैकवर्ड लग रहा है वो हमारे पास लग रहा है माइनस, तो ये होगा -4 cos 60, -4 cos 60। आप देख लीजिए इसको, जब -4 cos 60 होगा तो ये क्या होगा, प्लस हमारे पास f जो हमने लगाया इज इक्वल टू 0, ये मान के चलते हैं। फिर से अब एक तो अपना इसको ट्वाइस साइन 30 लग रहा है प्लस 2 साइन 30, एक तो 1 इंटू साइन 30 प्लस 2 साइन 30, दोनों अलोंग दिस डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में 4 cos 30, क्योंकि हमें इस पर नेट फोर्स निकालना है और साथ साथ में हमें कितना फोर्स लगाना वो मान के चलते हैं, F लगाना है, तभी इसका समेशन एफ एक्स 0 हो जाएगा। तो वो फोर्स जो है वो F है। अब हम इसका F का वैल्यू फाइंड आउट कर दें, वो कितना लगाना है ताकि ये एक्स एक्सिस में इसका जो नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए। अब साइन 30 आपको पता है ये हमारे पास 1/2 है, प्लस 2 साइन 30 हो गया 2 इंटू 1/2 माइनस 4 cos 60 जो है 4 cos 60, ये भी हमारे पास 1/2 होता है cos 60, तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास इसके साथ गया तो ये बनेगा 1/2, ये हमारे पास आ गया 1/2, 2 कैंसिल प्लस 1, तो ये बन गया -2, ये ऐसे आ जाएगा, तो ये बन गया 3/2 -2/1, तो ये बन गया 3 -2, तो ये बन गया 1 3 -2, तो ये बन गया हमारे पास 1/2। तो ये जो 1/2 है, अच्छा साथ साथ में इसके साथ f भी है, साथ साथ में इसके साथ ये जो प्लस f है, तो ये जो प्लस f है यहाँ पर ये प्लस f होगा, ये यहाँ पर प्लस f होगा, तो f ही का वैल्यू निकालना है, तो ये बन गया f इज इक्वल टू f जो है ये यहां से बनेगा इज इक्वल टू 0।
तो फिर से मैं इसको कोशिश करूंगा बनाने की। यहां पर कैसे होगा ये y, और यहां पर जो है ये प्लस f है इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर आ गया -2 प्लस f इज इक्वल टू 0। चलिए, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये बनेगा हमारे पास 3/2 -2 प्लस f इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बनेगा 3 - 4 डिवाइड बाई 3 - 4 मैंने -1/2 प्लस f इज इक्वल टू 0। सो f जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1/2। ये हमारे पास जो f आएगा हमारे पास 1/2 और डेट मीन्स 0.5 न्यूटन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी हमें कितना फोर्स इसको लगाना पड़ेगा x डायरेक्शन में 0.5। ये जो मैंने f प्लस किया था इस f की वजह से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो अगर मैंने 0.5 न्यूटन लगाया तो ये जो है नेट फोर्स इसका x एक्सिस में कितना होगा 0। तो ये x एक्सिस में मूव नहीं करेगा, ये खाली अलोंग y डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान से देखिए। आप यहां पर वैल्यू चेंज करके देखिए, फोर्स का वैल्यू चेंज करके देखिए, फिर देखिए क्या आपके आंसर आते हैं। ठीक है, ये और एक पार्ट हो गया हमारे जो है जो वेक्टर का पार्ट है। चलिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर। तो आपको पोजीशन वेक्टर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, हमारे पास p कोई वेक्टर है p और p वेक्टर है, और हमारे पास कोई q वेक्टर है, तो हमें कैसे इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो दोनों को हम आपने वहां से पोजीशन वेक्टर को r से रिप्रेजेंट किया है, तो आपने वहां पर लिखा होगा आर पी पोजीशन वेक्टर आर क्यू माइनस आर पी फाइनल माइनस इनिशियल। जब हम करेंगे तो दो वेक्टर्स को जब i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 3 हमारे पास जो q है -1 और -3 ये -4 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा -4। ठीक है, -4 i कैप। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आर क्यू क्या है हमारे पास, ये है -1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 12 k कैप। ठीक है, माइनस करेंगे आप 3i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 1 k कैप। तो ये आर क्यू माइनस आर पी जब आप करेंगे इन दोनों को, आर क्यू -1 -3, तो ये बनेगा -4i कैप -4i कैप, और फिर 4 और 2 तो ये बनेगा ये -4i, ये बने -2 j कैप, और यहां से जो है 12 k कैप माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा +13 k कैप। इस तरह आप पोजीशन वेक्टर को, बड़ा इजी है, पोजीशन वेक्टर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हम पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके दोनों को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ सब्ट्रैक्ट करिए, और आपको हमारा फाइनल जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा, और यहां पर जो आंसर है वो ये वाला आंसर है। सही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो कभी कभार आपको जैसे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स भी फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास होता है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ये जो है a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये फार्मूला सर ने आपको बड़े अच्छे से समझाया होगा, हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। उस पर भी आप ध्यान देंगे, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, और थोड़े थोड़े से जो बेसिक क्वेश्चन है उन पर आप नजर रखेंगे। देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमारे पास यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन है। किस तरह का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा सवाल है ये। इफ एनर्जी एंड जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन ई बाई जी। तो यहां इनका रेशियो है, हमें ई बाई जी बताना है, ई बाई जी कितना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ई इज एनर्जी एंड जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां ई बाई जी कितना होगा, ई डिवाइड बाई जी। ई क्या, ई है एनर्जी, और एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, एनर्जी के डायमेंशन अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया है कि डायमेंशंस क्या होते हैं एनर्जी के, वो होते हैं m1 l2 t-2, ये एनर्जी के डायमेंशन हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन आपको याद होंगे, नहीं याद है तो मैं करवा देता हूं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g जो है वो होता है एफ आर स्क्वायर, ये मैंने आपको समझाया है, डिवाइड बाई एफ आर स्क्वायर दैट इज मास, m इंटू एम दैट इज मास का स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन का फोर्स हो गया m1 L1 t-2 इंटू m स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स यूर L स्क्वायर
ये जो हमारे पास होगा एल स्क्वायर और साथ में डिवाइड केजी के बदले होगा हमारा एम स्क्वायर। ये 2 और 1 तो यहां बनेगा m-1, L1 और L2 बनेगा L3 t-2। लो जी, ये हमारे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन हो गए। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, तो इस पर नजर होनी बहुत जरूरी है बच्चा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या रखूं मैं, इसको मैं रखूंगा m-1, L3 एंड t-2। ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ। देखो तो यहां m-1 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा m2, तो ये बनेगा E डिवाइड बाई जी हमारे पास जो निकला, E डिवाइड बाई जी हमारे पास निकलेगा, तो m ऊपर चढ़ेगा तो ये बनेगा m स्क्वायर, L3 और L2 तो ऊपर जाएगा तो ये बनेगा L-1 और ये बनेगा t0। लो जी, E बाई जी के डायमेंशन ये हो गए। देखना कोई ऑप्शन है m2 L-1 t0, लो कर लो ऐश। तो अगर हमारे पास अब वहां क्वेश्चन होगा फोर्स के डायमेंशन ये है, वेलोसिटी के डायमेंशन ये है, उनके रेशो, उनका मल्टीप्लिकेशन, ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है और इन क्वेश्चंस पर आप थोड़ी सी नजर रखेंगे क्योंकि ये नीट में आया हुआ सवाल है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आपका फिजिक्स पेपर बड़ा आसान लगे और आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, एक और एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी हमारे पास एक आसान सा सवाल है, कभी कभी पूछा जाता है। द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी जीरो वेक्टर, सॉरी ए क्रॉस जीरो जो है, ये हमारे पास ए वेक्टर जीरो, ये इसका विल बी इक्वल टू, क्या ये जीरो के बराबर होगा या जीरो वेक्टर के बराबर होगा, और जीरो वेक्टर या यूनिट वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। और ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, अगर हमारे पास ए क्रॉस बी होगा तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए क्रॉस बी। तो सर ने वहां बनाया होगा मैट्रिक्स मेथड। अगर हमारे पास ए जो है, अगर हमारे पास ए 1 आई कैप प्लस होगा सपोज A2 कैप प्लस A3 की कैप, ऐसा करके होगा। और जीरो वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, जीरो आई कैप प्लस 0 इन जे कैप प्लस 0 इन के कैप। तो इस तरह से मैट्रिक्स का मेथड सर ने वहां बनाया होगा आई, जे और के फॉर्मेट में ऐसे। तो फिर लिखा होगा A1 A2 A3 ऐसे करके, तो फिर यहां लिखा होगा 0 0 0 करके, दोनों को क्रॉस करके जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जीरो वेक्टर के ही बराबर आएगा। एक बार इसको देखना बहुत जरूरी है, आप इसको क्रॉस चेक करिए कैसे ये जीरो वेक्टर। तो कभी कभार हम जल्दी में जीरो लिख देते हैं जो कि इसका सही आंसर नहीं है। तो जब भी द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल बी इक्वल टू, तो ये जीरो वेक्टर के बराबर होगा। और प्रोसीजर मैट्रिक्स मेथड से ऐसा आप इसको बना सकते हैं, राइट। चलिए, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन। देखिए, एक अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल आपसे बनना चाहिए। तो मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था कि आप जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड टू मेक अ डायमेंशनल फार्मूला, इन पर थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते भी हैं एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में क्वेश्चंस आते भी हैं और हम प्रैक्टिस टेस्ट में भी डाले हैं और बहुत जो 1-2 टेस्ट हो गए उनमें भी हमने इन क्वेश्चंस को डाला था। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा जो बेसिक आइडिया रहता है कि बच्चों को वही चीज उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस कराई जाए जो कल की डेट में उनके एग्जाम्स में आएंगे। देखो, अगर एज इट इज आप सारा पढ़ के जाएंगे, मुझे पता है आपका वही बनेगा, पढ़ के गया पत्थर, लिख के गया चोर, जिस पढ़ने से साहिब बनना वो पढ़ना है। और तो खाली उन गद्दों की तरह काम नहीं करना है, गद्दे मत बनो, एक स्मार्ट वर्क करो। क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, किस पर हमें ज्यादा टाइम लगाना है, किस पर हमें कम टाइम लगाना है और किस पर टाइम लगाना ही नहीं है। तो आपको ये चीजें मद्देनजर रखते हुए जो आपको बाकी काम होते हैं, मोबाइल फोन एंड ऑल दैट, चैट वगैरह, उस पर भी आपको टाइम लगना चाहिए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स मैंने बार बार बोला है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं ये जो डॉन ऑफ द सब्जेक्ट से फिजिक्स है, और ये फिजिक्स ही डिसाइड करती है कि आपकी सिलेक्शन होती है या नहीं होती है। इसीलिए मैं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूं अपने बच्चों को, इतने प्रैक्टिस सवाल देता हूं, इतने डीपीपीज देता हूं कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएं,
ताकि उससे आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में वो बेस्ट कर सकें। ठीक है, तो ये जो सवाल है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ए बाई बी है, ए बाई बी इन द रिलेशन, हमारे पास रिलेशन जो है वो रिलेशन आप पहले देखिए, एफ इज इक्वल टू एन ए वट एवर ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, इस तरह से मैंने आपको बताया है। और अगर आपको यहां ए और बी के डायमेंशन बताने हैं तो सिंपल सा फंडा है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रेशर कैन बी एडेड टू प्रेशर ओनली, फोर्स कैन बी एडेड टू फोर्स ओनली, वॉल्यूम कैन बी एडेड टू वॉल्यूम ओनली, बताया है मैंने, है ना। तो मुझे बताया आप लोगों को याद होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स। क्या आपको ये वाली चीज दिखती है, f इज इक्वल टू ए रूट एक्स, सही जा रहे हैं, चलिए बढ़िया है। तो इसका मतलब अगर a बताना है तो a निकलेगा f डिवाइड बाय रूट एक्स। तो f के डायमेंशन रखिए, मैंने बोला है m1 है, l1 है, t माइनस 2 है, और रूट x का जो है ये पावर 1/2 आ जाएगा, तो ये l की पावर 1/2 आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए, आप सॉल्व करके बता दीजिए क्या आंसर आएगा इसका, चलिए बता दीजिए। तो ये m1 ही रहेगा यहां पर, ये बनेगा m1, l से आधा गया तो ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा l माइनस 1/2, तो ये बनेगा t माइनस 2, तो ये हमारा a आ गया। ठीक है, चलिए a तो आ गया, अब हम b को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा, अब हम b को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो b कैसे निकलेगा, b भी वैसे ही निकलेगा, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोली, यही बोली, f इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। तो b जो होगा वो b होगा f डिवाइड बाय टी स्क्वायर, तो ये बनेगा m1 शाबाश l1 t माइनस 2, f बहुत इंपॉर्टेंट है तो t स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे बच्चा, तो हमारे पास ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा हमारे पास जो b होगा वो b निकलेगा हमारे पास m1 l1 t, ये प्लस 2 माइनस टी माइनस 4। लो जी, हमारे पास a भी आ गए हो, b भी आ गए हो, अब a बाई b करना है। ठीक है, तो जब हम a बाई b करेंगे, a डिवाइड बाई b करेंगे, तो वो भी मैं करके ही बताता हूं क्योंकि ये तो मेरा ही काम है, ठेका है ना ये, चलो ठेके का काम है, करवा दूंगा मैं। चल, तो ये बनेगा जो हमारे पास a बाई b होगा, a डिवाइड बाई b, तो a कितना है, a है m1 l माइनस 1/2 t माइनस 2, और नीचे जो है ये बनेगा m1 l1 t माइनस 4। चलिए बढ़िया बात है, चलिए बढ़िया बात है, 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 बढ़िया बात है। किस कलर किसी कौन सा, चलिए ठीक है, ये वाला सही है। चलो 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 चलो, m1 से m1 गया, l1 और ऊपर आधा है, तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या ये l1 ही है, l2 ये ऊपर आधा है, नीचे गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, m1, तो हमारे पास फोर्स जो है डिवाइड बाई बी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर m1 l1 t माइनस 4। तो फोर्स की जगह हमने क्या लिखा, l 1/2, तो ऊपर क्या बचा, हाँ ऊपर यहाँ पर 1/2 ही बचेगा। ओ बच्चा पार्टी, ऊपर यहाँ माइनस 1/2 रही, ये यहाँ पर है प्लस 1/2, तो ये 1/2 और यहाँ क्या बचेगा, प्लस 1/2। तो जब ये यहाँ प्लस 1/2 है तो ये एक गया आधे के साथ, तो ऊपर क्या बचा, तो ये बनेगा a बाई बी इज इक्वल m0। चलिए बढ़िया है, m0, l ऊपर जाएगा तो l माइनस 1/2, ये 4 और ये साइन सेम है, ऊपर जाएगा तो ये बनेगा t माइनस 2। जब ये 2 और 2 ये माइनस है तो ये बनेगा प्लस 2। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास प्लस 2। तो आंसर क्या आना है, a बाई बी इज इक्वल टू m0 l रेज्ड पावर माइनस 1/2, तो t क्या बचा हमारे पास, स्क्वायर। क्या कोई ऑप्शन है इसमें, चेक करिए, चेक करिए, कोई ऑप्शन बनता है क्या, कोई ऑप्शन बनता है क्या, कोई ऑप्शन बनता है, m0 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 l माइनस 1/2, l माइनस 1/2 टी स्क्वायर, l माइनस 1/2 टी स्क्वायर, ये लो l माइनस 1/2 टी स्क्वायर, ये ऑप्शन आ गया। तो ये a डिवाइड बाई b हम आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई मुझे नहीं लगता उतना परेशानी वाली कोई बात है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। नेक्स्ट है द डायमेंशंस ऑफ कोलम्बस कांस्टेंट। मैंने आपको बार बार बताया है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोलम्ब कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नहीं 3 पर ज्यादा ध्यान दो।
पहला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां कौन सा पूछा गया है? कूलम्ब कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, लेकिन यहां पर पूछा गया है फिलहाल कूलम्ब कांस्टेंट। और कूलम्ब कांस्टेंट की रिलेशन मुझे लगता है आप सबको पता होगा, F जो है कूलम्ब फोर्स दैट इज K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो K किसके बराबर आएगा? K आएगा हमारे पास F आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 एंड Q2, राइट बच्चा? चलिए सॉल्व करिए। तो यहां से यूनिट बनाने की कोशिश करिए, तो ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है? चार्ज, ठीक है? चार्ज मीन जो चार्ज होगा हमारे पास, जो चार्ज है इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास कूलम्ब स्क्वायर है, तो उसका ए में आ जाएगा, ठीक है? A1 T1, कूलम्ब स्क्वायर चार्ज का होता है A1 T1 A1 T1। अगर आप यहां Q1 के I जो है करंट Q बाई T के बराबर होता है और Q होता है I इंटू T, तो इसके डायमेंशन A1 T1, ठीक है? तो ये A1 T1 ये बनेगा A स्क्वायर T स्क्वायर। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा M1 L1 T माइनस 2, M1 L1 T माइनस 2 हो गया फोर्स, साथ में आ जाएगा L स्क्वायर जो मीटर स्क्वायर है, और ये बनेगा A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है? तो ये बनेगा M1 और L1 और L2 हो गया L3 T माइनस 2 A माइनस 2 T माइनस 2, ये ऊपर ले गया मैं, तो ये बनेगा M1 L3 T माइनस 2 T माइनस 2, तो ये बनेगा T माइनस 4, और यहां पर हमारे पास बन गया A माइनस 2। ये बन गया हमारा जो हमारे पास कूलम्ब कांस्टेंट के डायमेंशन है M1 L3 T माइनस 4 A माइनस 2, क्योंकि यहां पर भी T माइनस 2 है, यहां नीचे A स्क्वायर T स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाएगा T माइनस 4। अब देखिए ये जो ऑप्शंस हैं ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि शायद इसके ऑप्शन जो हैं ये सही नहीं हो रहे हैं, ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि इसको A1 T1 में होना चाहिए। आप खुद ही बता दो, तो जो भी ऑप्शन ये यहां पर जो है हमारे ऑप्शन सारे गलत हैं। तो ये जो है कूलम्ब कांस्टेंट के डायमेंशन ये वाले आपको याद रखने हैं, ठीक है? चलिए ये तो टेक्निकल एरर आ गया है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमारे पास होते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर पर भी मैंने आपको बोला था कि एक सवाल बनता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो नहीं इंपॉर्टेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करने हैं, तो मैंने आपको सारे रूल्स बताए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है वो, तो यहां आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर ये देख लीजिए, तो ये मेरे पास है 0.06500, कुछ भी हो सकता है। ये जो लेफ्ट साइड के जीरो है, भले ही इनमें डेसिमल पॉइंट भी होगा, ये किसी काम के नहीं है, लेकिन जो यहां राइट साइड के दो जीरो हैं, ये तब सिग्निफिकेंट बनते हैं जब हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है? सिग्निफिकेंट है। क्या है? सिग्निफिकेंट। याद रखिए, अगर डेसिमल के बाद जीरो आता है और लेफ्ट साइड में है, इसका तो हमारा हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम बादर नहीं करते, लेकिन ये दोनों बनते हैं सिग्निफिकेंट तब जब इसमें पॉइंट आता है। अच्छा, ये जीरो कब नहीं बनते? चलिए 1 2 0 0 की एक एग्जांपल लेते हैं। क्या ये लास्ट के दो जीरो सिग्निफिकेंट है? नहीं है सर, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। क्योंकि मैंने बार बार समझाया है, जीरो तब बनता है इंपॉर्टेंट, जीरो तब बनता है सिग्निफिकेंट जब इसके बीच में डेसिमल। तो यहां पर भी दो है, और यहां पर ये दोनों को छोड़ के 1 2 3 4, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। तो ये रहा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यहां एक बात, मान लो हमें एरिया निकालना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से, सिग्निफिकेंट फिगर्स में पॉइंट के बाद, तो वहां एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक रखने हैं, हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कहां तक रखना है, कितने डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स लेने। हो सकता है कि यहां पर आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें ये मामूली चीजें हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल है, ये जो डिफरेंशिएशन से लिया गया सवाल है, तो ये तो है मेरे ख्याल से इंटरनल आउटर इंटरनल, मैंने बताया है कि इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे करते हैं? पहले जो ये पावर होता है ये नीचे आएगा, तो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, फिर 3/2 जो है फिर अंदर वाले की फिर से हो जाएगी, तो ये जो है हमारे पास 3/2 तो -1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3/2 -1, तो ये बनेगा 1/2। उस 1/2 की वजह से हमारे पास रूट आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो है 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये बनेगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2, दैट मीन्स 1/2। ठीक है, तो ये जो 1/2 आ जाएगा, तो उसके बाद में
ये हमारे पास इस तरह का डिफरेंशिएशन होगा। मैंने आपको बोला है इनर और आउटर की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये वाले सवाल भी मैंने आपको बहुत सारे दिखाए हैं। A metallic disk is being heated, ये जो मेटेलिक डिस्क है ये A इज इक्वल टू 5t स्क्वायर है, ये शायद DPP से उठाया गया है, प्लस 8, तो DPP पर भी ये है, तो आपने इस एक बार किया है। हमें dA/dt निकालना है, यानी इसका एरिया निकालना है, और टाइम कितना है 3 सेकंड के बाद। तो इसका जब आप करोगे ये बनेगा 10t प्लस 4 प्लस 0, तो ये हमारे आ गया dA/dt। तो ये बनेगा 10 एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर जब आप करोगे तो ये हमारे पास बनेगा 10 इंटू 3 प्लस 4, ये हो गया 30 प्लस 4, तो ये बन गया 30 प्लस 4, तो आंसर क्या होगा 34 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एरिया विथ dA/dt जो है मेटेलिक डिस्क एरिया ए इन कैलकुलेट रेट ऑफ इंक्रीज। तो रेट ऑफ इंक्रीज को हम कैसे लिखते हैं dA/dt। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन बन गया, राइट। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन बन गया। तो इस तरह के सवाल, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, टू मेक अ डायमेंशनल फार्मूला। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां पर बताना भूल गया कि मैंने बोला था एक इंपॉर्टेंट चीज और भी आती है टू मेक अ डायमेंशनल फार्मूला में। If force F, velocity V and time T are chosen as fundamental units, then find the dimensional formula for mass. Mass is equivalent to, तो हम यूनिट चेंज करेंगे, फोर्स न्यूटन एंड वेलोसिटी, फिर हम बताते हैं इन टर्म्स ऑफ हमारा मास क्या आता है, जो टू मेक है डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको बताया। होप ये लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। इन्हीं पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को आप नजर दे के रखिए, इंशाल्लाह आप अच्छा कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर फॉर कमिंग एग्जामिनेशन।